हेडलाइंस उर्दू में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। ईरान और हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखने इजरायली वजीर आजम का ऐलान। हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे, नेतन्याहू के बयान। वजीर आजम मगरबी एशिया की सूरत हाल पर आज राज्यसभा में देंगे बयान। नरेंद्र मोदी का दोपहर 2 बजे होगा खिताब। राहुल गांधी कल केरला असेंबली इंतखाबी मुहिम का करेंगे आगाज। कांग्रेस लीडर कोझिकोड में बड़ी रैली से होंगे खिताब। असम, केरलम और पुदुचेरी असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चाए नामजदगी दाखिल करने का अमल खत्म। कल होगी कागजात नामजदगी की जांच। जुमेरात कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख। ईरान की मदद के लिए हिंदुस्तान भर में अतिया मुहिम जारी। जम्मू कश्मीर में फंड्स राइजिंग मुहिम को अवाम का जबरदस्त रद्द-ए-अमल। और कोलंबिया में फिजाई तैयारा गिरकर तबाह, 66 लोगों की मौत। हुक्काम ने अमवात में इजाफे का जाहिर किया खदशा। और अब खबरें तफसील के साथ। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात की। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप का ख्याल है कि ईरान में अमेरिका इजराइल फौजी फायदे को एक ऐसे मुज़ाकराती मुआहदे में तब्दील किया जा सकता है जो इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि सदर ट्रंप का ख्याल है कि IDF और अमेरिकी फौज की ज़बरदस्त कामयाबियों से फ़ायदा उठाते हुए जंग के मकासद को एक समझौते में तब्दील किया जा सकता है जो हमारे अहम मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। उन्होंने कहा, हम हर हाल में अपने अहम मफादात का दिफा करेंगे। היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם. הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין עד דק וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה. רק לפני ימים אחדים חיסלנו עוד 2 מדעני גרעין והיד עוד נטויה. אנחנו נשמור על האינטרסים החיוניים. पार्लियामेंट में बजट इजलास के दूसरे मरहले का आज 10वां दिन है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मशरिक़ वस्ता में जारी जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल पर मंगल को दोपहर 2 बजे राज्यसभा में बयान देंगे। पीर को उन्होंने ईरान जंग पर लोकसभा में 25 मिनट की तकरीर की थी। मोदी ने कहा था कि इस जंग की वजह से दुनिया में जो मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई है उसका देर पा असर पड़ने का इम्कान है, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए, हमें मुत्तहिद रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना के दौर में भी इत्तेहाद के साथ ऐसे चैलेंजेस का सामना किया है। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है कि मुल्क में तेल और गैस का बहरान ना हो। इसके लिए अब हम 27 के बजाय 41 ममालिक से दरामदात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, 1 करोड़ हिंदुस्तानी मगरबी एशिया में रहते हैं, उनकी हिफाजत हमारी तरजीह है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी 25 मार्च को केरला में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम कोझिकोड में एक रैली से आगाज इसका करेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर रमेश ने कहा कि रैली शाम को कोझिकोड के साहिल पर मुनक्किद होने वाली है, जो 9 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात से कबल रियासत में मुहिम का आगाज करेंगे। रमेश, जो इंतखाबी मुहिम कमेटी के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि तवक्को है कि गांधी UDF के अहम वादों की वजाहत करेंगे, जिनमें मुजव्वज़ा गारंटी कार्ड भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के कौमी और रियासती सतह के रहनुमाओं की भी इस तकरीब में शिरकत मुतवक्का है। आसाम, केरला और पुदुचेरी असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चाए नामजदगी दाखिल करने का अमल खत्म हो गया है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल होगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख जुमेरात है। दोनों रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में एक मरहले में पोलिंग आइंदा माह की 9 तारीख को होगी। तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात और मगरबी बंगाल में पहले मरहले के इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन इस महीने की 30 तारीख को जारी किया जाएगा। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक ही मरहले में वोटिंग होगी, जबकि मगरबी बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 मरहलों में वोटिंग होगी। मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले की पोलिंग का नोटिफिकेशन 2 अप्रैल को जारी किया जाएगा,
चारों रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वोटों की गिनती 4 मई को होगी। केरला के पिरावर हलके में एक आला सतही सियासी मुकाबला सामने आ रहा है, जिसमें तजुर्बेकार लीडरों और नुमाया चेहरों के दरमियान मुकाबला है। मुकाबले के मरकज में एलडीएफ की के शैलजा हैं, जिन्हें बड़े पैमाने पर पहली पिनराई विजयन हुकूमत की मकबूल तरीन शख्सियात में से एक समझा जाता है। ताहम वो अपनी दूसरी मियाद के दौरान काबीना में शामिल नहीं हुई, लेकिन मतनूर से एमएलए के तौर पर जारी रही। इस बार एलडीएफ के मजबूत गढ़ मतनूर से उनके मुंतकिली ने एक बहस छेड़ दी। सियासी मुबस्सरीन का इल्ज़ाम है कि सीपीआईएम के वज़ीर आला के एक मुमकिना उम्मीदवार को यहां पर साइडलाइन करने का इक़दाम किया गया है। Wherever major developmental issues are there, man-animal conflict is there. I am along with the people in fighting all these major issues. And in the assembly I have raised several times the man-animal conflict. For the developmental activities, I have done the maximum. I have fought for the formation of the new taluk. Almost all the roads are renovated. Now further activities are also to be done. We will be undertaking all those activities. Suppose the UDF wins, we will be more strengthening our works. तमिलनाडु के थ्रुथुरैपुंडी में 293 पोलिंग स्टेशनों के लिए 1082 वोटिंग मशीनों को तालुक ऑफिस के स्ट्रांग रूम में महफूज तरीके से महफूज कर दिया गया। इन वोटिंग मशीनों को तमाम सियासी पार्टियों के नुमाइंदों की मौजूदगी में सील किया गया। हुक्काम के मुताबिक स्ट्रांग रूम में 24 घंटे मुसल्लह पुलिस और सीसीटीवी मॉनिटरिंग रहेगी। बीजेपी लीडर और मगरबी बंगाल की खड़गपुर सदर असेंबली सीट से उम्मीदवार दिलीप घोष ने मगरबी बंगाल हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि ममता बनर्जी हुकूमत तरक्की के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी बंगाल में तरक्की नहीं हो रही है। गवर्नमेंट के खिलाफ है। हजारों करोड़ खर्चा करने के बाद जो मेट्रो बना है उद्घाटन करने नहीं दे रही, जोड़ने नहीं दे रही है, कोर्ट कचहरी हो रही है। ये कैसा सरकार है? स्पीड ब्रेकर सरकार है। तो जी कुछ भी कर ले, इतना क्यों डर रही है? हम तो डरते थे लूट हो जाएगा वोट, ये वो। आज वो क्यों डर रही है? क्यों सारा हेकड़ी निकल गई है, फर्जी वोटर चले गए, उनके चाहते ऑफिसर हट गए, तो चुनाव में बेसहारा हो गई है। ये कोई भी कुछ नहीं होने वाला है। तो जी कुछ भी कर ले, इतना क्यों डर रही है? हम तो डरते थे लूट हो जाएगा वोट, ये वो। आज वो क्यों डर रही है? क्यों सारा हेकड़ी निकल गई है, फर्जी वोटर चले गए उनके। दिल्ली असेंबली का बजट इजलास पीर को अपोजिशन की मौजूदगी के बगैर शुरू हुआ। पहले दिन 6 ऑडिटर जनरल और उस वक्त की आम आदमी पार्टी हुकूमत से मुतल्लिक 3 पीएससी रिपोर्ट्स ऐवान में पेश की गई, जिसमें बेशुमार बेज़ाब्तगी और कोताहियों की निशानदही की गई। इन रिपोर्टों पर 25 मार्च को तफसीली बहस की जाएगी, जबकि दिल्ली का बजट आज पेश किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने बजट इजलास के पहले ही दिन ऐवान का बाइकआउट किया। पार्टी ने 4 एमएलए संजीव झा, कुलदीप कुमार, सोमदत्त और जर्नैल सिंह को ऐवान से मुअत्तली जारी रखने के फैसले पर एहतजाज किया। खबर अजी वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने असेंबली में इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 को रिपोर्ट पेश की थी। रेखा गुप्ता ने कहा, हुकूमत का मकसद दिल्ली में रहने वाले 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को तरक्की के अमल में शामिल करना है और बजट के जरिए अवाम के लिए सहूलतों, ट्रांसपोर्ट, सेहत और दूसरी शहरी खिदमात को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि एक ख्याल और एक इदारे के तौर पर सराहा, क्योंकि वजीर आजम ने अवामी दफ्तर में तारीखी 8,931 दिन मुकम्मल किए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मोदी अब सिक्किम के साबिक वजीर आला पवन कुमार चामलिंग के साबिका रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए हिंदुस्तान में मुंतखब हुकूमत के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले सरबराह बन गए हैं। मरकजी वजीर ने मोदी को एक ऐसे लीडर के तौर पर बयान किया जिसने मुल्क के लिए अनथक मेहनत की और अवामी जिंदगी में लगन की मिसाल कायम की। नरेंद्र मोदी जी ने सरकारों के मुखिया रहते हुए 8,931 दिन कल पूरे किए हैं और 8,931 दिन की चर्चा मैं 20-25 मिनट में कैसे करूं? सचमुच में मोदी जी एक व्यक्ति नहीं,
एक विचार है। मोदी जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था है। बड़े उद्देश्य के लिए दिन और रात काम करना, परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करना, इसका ऐसा उदाहरण मोदी जी ने प्रस्तुत किया है कि मन गर्व और आनंद से भर जाता है। मित्रों, यह तो महत्वपूर्ण है ही कि 8,931 दिन से वो मुखिया हैं गुजरात के और देश के, अगर दोनों मिला के हम देखें तो। लेकिन हर रूप में मैंने जो उनकी मूल प्रेरणा देखी है वो एक राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र प्रथम। वो भारत माता के सच्चे उपासक हैं, राष्ट्र के आराधक हैं और जनता के सेवक हैं। और यही उनकी मूल प्रेरणा है काम की। मुझे याद है मित्रों, 2011, 12, 13 के वो काले दिन जब चारों तरफ घोटालों का शोर सुनाई पड़ता था, बेईमानी, भ्रष्टाचार, घोटाले ये देश की पहचान बन गए थे। जनता हताश थी, निराश थी। उस निराशा के वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। LIC पेश करता है जीवन लक्ष्य। पाए जीवन बीमा आकर्षक मैच्योरिटी राशि के साथ एवं बीमित व्यक्ति के न रहने पर भविष्य में देय प्रीमियम भुगतान से माफी, सम एश्योर्ड के 10% का प्रतिवर्ष भुगतान पॉलिसी टर्म तक और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड एवं बोनस का भुगतान। बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करे। LIC का जीवन लक्ष्य। हाँ, लिख लीजिए 4562 4592 357242। पापा ने तो 40 डिजिट का मोबाइल नंबर दे दिया। ये मोबाइल नंबर नहीं, CKYC नंबर है। उससे क्या होता है? ये नया बैंक अकाउंट खोलने या पुराने अकाउंट को री-KYC करने के काम आता है। और ये मिलता कैसे है? ये CKYCR पोर्टल से या फिर बैंक से या मोबाइल नंबर से इस नंबर पर मिस्ड कॉल देकर पा सकते हैं। CKYC नंबर से बार बार KYC दस्तावेजात देने की जरूरत नहीं। समझे चैन? RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। राजस्थान के बहरोड जिले के निमराना कोटपुतली में एक एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भयानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की निस्फ दर्जन गाड़ियों ने आग बुझाने के काम में हिस्सा लिया और जिले के निमराना सनअती इलाके में वाक़ एसी बनाने वाली कंपनी ट्रांस HCR कंपनी में पीर की रात तकरीबन 3 बजे आग लगी, जिससे पूरे इलाके में खौफ व रास फैल गया। आग इतनी शदीद थी कि उसने कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। रात की खामोशी में बुलंद शोले और स्याह धुआं कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था, जिससे आसपास के देहातों और सनअती यूनिटों में खौफ व हिरास फैल गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही निमराना, बहरोड, गलूत और सोतनाला से फायर इंजन मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स को सख्त जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि फैक्ट्री में बड़ी मिकदार में आतिशगीर मवाद, प्लास्टिक के पुर्जे, पैकिंग मटेरियल और ऐसी मैन्युफैक्चरिंग से मुतालिक इलेक्ट्रॉनिक आलात मौजूद थे, जिसकी वजह से आग तेजी से फैल गई। हिंदुस्तान 1 अप्रैल से नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 को नाफिज करने की तैयारी कर रहा है। इसके जरिए कई नए उसूल मुतारिफ कराए जाएंगे। कचरे को गीले, खुश्क और सैनिटरी और खुसूसी जुमरों में लाजमी तौर पर अलग करने से लेकर आलूदगी फैलाने वाले तनख्वाहों के उसूलों की बुनियाद पर खिलाफ वर्जियों के लिए माहौलियाती मुआवजे तक नए कवानीन से मुल्क में माहौलियाती कार्रवाई में ठोस तब्दीलियां मुतवक्का है। इसके अलावा बल्क वेस्ट के लिए वाज़ेह जिम्मेदारियों की वजाहत भी की गई और कवायद एक मरकजी ऑनलाइन पोर्टल के लिए भी फराहम किए गए हैं, ताकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तमाम मराहिल को ट्रैक किया जा सके। My opinion about the new solid waste rules 2026 are that I'm very happy to see how they've held
municipalities accountable and also been able to be very precise. I like that waste pickers, informal workers of a whole variety are actually not only expected to be included, but a plan made and reported. I hope the penalties for not doing this are strict and severe. We cannot imitate what is happening. We need very good to bring this kind of technology to know where exactly is the garbage being burnt or where it's being dumped, or because the online monitoring is very important. Imagine to have maybe 1 million cameras to see who's dumping waste, and sadly I'm telling you, I mean it's quite shocking, but the government will be the biggest violator there. Their own people are the ones who are actually dumping wherever they want, so all that maneuvering will happen, from those rooms that can help. But then how will you take action on that? The action will have to be of real people, of real boots on the ground. You will have to find people, you will have to penalize the violence. In terms of policy, काफी अच्छा कदम लिया गया है, लेकिन हमें लोगों को एज वेल एज हमारे प्रशासन को थोड़ा सा इनके बेटर मैनेजमेंट के ऊपर, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, इनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको मुहैया कराने के ऊपर ध्यान देना होगा। इसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है एयर पोल्यूशन को कम करने का, इसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है वेस्ट को सोर्स पर कम करने का, और जो हमारा रीयूजेबल और रिसाइक्लेबल वेस्ट है उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करने का, ताकि हमारे जो प्राकृतिक रिसोर्स है उनके ऊपर भी बर्डन कम हो सके। शहर हैदराबाद के तमाम सरकारी महकमे इस बात को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं कि रामनवमी शोभा यात्रा पुरअमन तरीके से मुनक्किद की जाए। सीताराम बाग के गार्डन में मुनक्किद अहदेदारों की एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग में जीएचएमसी कमिश्नर और सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार के साथ इंतजामात का जायजा लिया गया। पुलिस कमिश्नर ने जुलूस के इंतजामात, हिफाजती इक़दामात और बंदोबस्त के हवाले से अहम हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि 2010 में शुरू होने वाले इस यात्रा ने बहुत कम वक्त में मुल्क भर में अपनी पहचान हासिल कर ली है। जुलूस में हनुमान व्योमशाला तक ये जुलूस निकलता है। अकीदत, नज़्म व ज़ब्त और बाहमी एहतराम के साथ इस जुलूस को इस मरतबा भी निकाला जाएगा। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर ईरान के लिए फंड्स जमा किए जा रहे हैं। सोने के जेवरात, तांबे और पीतल के बर्तन के अलावा करेंसी नोट जम्मू कश्मीर के पतन और मगन इलाकों के मुकामी बाशिंदों की तरफ से जंग ज़दा ईरान में लोगों के लिए इमदादी फंड्स के हिस्से के तौर पर अतिया करदा बहुत सी अशिया में शामिल है। मुकामी लोगों में से एक ने अपनी मोटरसाइकिल अतिया की। उसके फरोख्त से हासिल होने वाली आमदनी ईरान के लोगों के लिए भेजी जाएगी। वादी के दीगर हिस्सों में भी इसी तरह के अतिया की मुहिम चलाई जा रही है। अतियात के लिए इजहार तशक्कुर करते हुए ईरानी सिफारत खाने ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, एहसास के इस अमल को कभी नहीं भुलाया जाएगा। छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आए, उन्होंने अपने कुल्लक दिए, उन्होंने अपने जो उनको ईदी मिली थी उन्होंने वो दी। लेडीज़ ने जो कुछ उनके पास, जिनके पास इम्कान था, सोना दिया, लोगों ने पैसे दिए, जो कुछ इम्कान था लोगों को उन्होंने जो कुछ दिया। उसके अलावा बर्तन वगैरह जो है तांबे के और मुख्तलिफ इसके वो दिए। इस कंट्रीब्यूशन में उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया। सारे मुसलमान इस टाइम एक होके ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं। जिनके पास पैसे थे उन्होंने पैसे दिए, जिनके पास कुछ नहीं उन्होंने घर से बर्तन निकाले, वो आपने देखे हैं। और जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं उन्होंने जो ईदी जमा की थी वो उन्होंने यहाँ पे डोनेट की है ईरान के लिए। और जो हमारी औरतें हैं उनको जो अपना जो कीमती चीज़ होता है, अपना पसंदीदा, वो उनका गोल्ड होता है, और वो गोल्ड भी उन्होंने डोनेट किया है। वो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 दिन से यहाँ डोनेशन कर रहे हैं। शिया भी है, सुन्नी भी है, सारे मिलकर डोनेशन कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। इयररिंग्स दे रहे हैं, कोई कॉपर दे रहा है, कोई जो भी घर में यूटेंसिल सब ले रहे हैं। कि हम फिजिकली ईरान नहीं जा सकते, हम ईरान को फिजिकली कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी आर ऑफरिंग अवर व्हाट वी हैव, व्हाट द बेस्ट वी हैव इन आवर हैंड्स, वी आर ऑफरिंग दैट टू ईरान। इसी ज़माने में जो हमारी माएँ हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी जो हमारे भाई है, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसके पास जो भी कीमती असासा था उसने रहबर मुअज़्ज़म
तो वहीं कारगिल में एक शख्स ने अपनी अल्टो कार हत्या कर दी ताकि ईरान की इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग में मदद की जा सके। लद्दाख में शिया बिरादरी ईरान के साथ इजहार यकजहती के लिए वादी कश्मीर में फंड्स राइजिंग में शामिल हुई। उधर दूसरी जानिब नई दिल्ली में ईरानी सिफारत खाने ने इस इक़दाम को ईरानी अवाम के लिए सुकून का सबसे बड़ा जरिया करार दिया। दो और हिंदुस्तानी परचम वाले एलपीजी टैंकर्स जो मुल्क के तकरीबन एक दिन की खाना पकाने वाली गैस की सप्लाई लेकर जा रहे हैं, जंगज़दा अबनाए हरमुज से बाहिफाजत रवाना हो गए हैं, जिनके आइंदा 2 दिनों में हिंदुस्तानी साहिलों तक पहुंचने की तवक्को है। एटमी माहिर डॉक्टर विजय सज्जावल ने ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी जंग पर अपना रद्दमल जाहिर किया। विजय सज्जावल ने कहा कि जौहरी शफाफियत ही अमेरिका ईरान कशीदगी को कम करने की वाहिद मुश्तरका बुनियाद हो सकती है। I think obviously their goals are different, but the common ground would be if there is if there is actually an agreement of sorts on the level of exposure or a level of transparency that Iran brings into its nuclear program. I think that degree of transparency and that has to be sort of verified. There's an old symptom which says trust. Trust but verify. So I think their record of being trustworthy in the nuclear program is not very high. And I'm not talking about 1 or 2 instances. I'm talking about literally over 2-3 decades. Their approach has not been very helpful. I think if they agree to a certain degree of transparency, my sense is that the United States and its partners from Europe and all, they will probably be helpful in that regard. But having said that, I will also tell you there is a complication in the system, and that may be the reason which is why Iran may be willing to talk today versus. वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कल पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा, मुल्क में ईंधन की कोई कमी नहीं है। ताहम इसके बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ मकामात के पेट्रोल पंप्स पर अवाम की भीड़ देखने को मिल रही। इसी तरह के मनासिर गुजरात के मोरबी में भी देखने को मिल रहे हैं, जहाँ कई पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल हासिल करने के लिए अवाम की भीड़ जमा हो रही है। दिक्कत तो कुछ नहीं है, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पूर्ति है, स्टॉक भी पूरता है हमारे पास। लेकिन क्या होता है कि इतनी लंबी कतारें लग जाती है तो हमारा स्टॉक का भी एक लिमिट होता है, तो उसके लिमिट से बाहर हम बाहर तो पेट्रोल या डीजल रख नहीं सकते हैं। हमको जो अंडरग्राउंड टैंक होता है उसमें ही रखना होता है। तो हमारे पास जो स्टॉक होता है अफवाह की वजह से वो स्टॉक खाली होता है, तो लोगों को ऐसा लगता है पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। वास्तविक रूप से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेट्रोल और डीजल की रेगुलर सप्लाई हमको हमारे पास है और हमको मिलेगी। लोगों को क्या अपील करेंगे? लोगों को एक ही अपील करूंगा, कोई भी अफवाह पे आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए और पेट्रोल और डीजल का आपको सप्लाई रेगुलर मिलेगा। और मोरबी शहर અને મોરબી જિલ્લાના લોકોને એક વિનંતી કરી રહ્યો છું કે આપણા જિલ્લામાં, સમગ્ર રાજ્યમાં કે સમગ્ર દેશમાં, હવે મારી જવાબદારી જિલ્લા પૂરતી છે તો હું મોરબી જિલ્લાની વાત કરું તો પેટ્રોલની ક્યાંય અછત નથી। એક સાથે ઘણા બધા લોકો પેટ્રોલ ભરવા જાય છે તો કદાચ અડધો કલાકમાં ત્યાં નવી ટ્રક અન્ય પેટ્રોલનું ટેન્કર આવીને એ પંપમાં પેટ્રોલ આપી દેશે। કોઈ જ તકલીફ નથી, જિલ્લામાં ક્યાંય સ્ટોકની તંગી નથી, તકલીફ નથી। તો હું દરેક આપણા મોરબીવાસીઓને વિનંતી કરી। रांची में स्कूल के बच्चों ने मौसम के मुशाहिदे और उसकी अहमियत के बारे में जानने के लिए आलमी यौम मौसमियाती दिन के मौके पर हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात का दौरा किया। इस साल का आलमी थीम आज का मुशाहिदा करना, कल की हिफाजत करना, लचक पैदा करने और कम्युनिटीज़ की बेहतर हिफाजत के लिए ज़मीन के माहौल, मौसम और आबो हवा की मुसलसल निगरानी की ज़रूरत को उजागर करता है।
इसके बारे में बताया गया कि अवलोकन बहुत जरूरी है और अवलोकन जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा अर्ली वार्निंग होगा, उतना अच्छा डिजास्टर मैनेजमेंट काम कर पाएगा, उतना अच्छा आप देखेंगे कि लोगों की जान माल की हानि को हम लोग रोक सकते हैं। तो उसके बारे में बताया गया। और आज का डे में जो वेदर फोरकास्टिंग इतना चैलेंजिंग क्यों हो गया है, मानसून पैटर्न्स या वेदर पैटर्न्स इतने चेंज क्यों हो रहे हैं, उनके बारे में भी अवेयरनेस फैलाया गया। ये दिन दिल्ली एनसीआर में इन दिनों मौसम खुशगवार है। गुज़िश्ता कई दिनों से आसमान पर बादल मंडला रहे हैं। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक अबरालूद आसमान की वजह से दर्रेसना महकमा मौसमियात ने 27 मार्च तक के लिए ताज़ा बुलेटिन जारी किया है। उनके मुताबिक 24 मार्च को आसमान अबरालूद रहेगा, ताहम दिन के वक्त सूरज और बादल आते जाते रहेंगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में खानदान ने अपने बड़े बेटे को खोने के गम के बावजूद 4 जिंदगियों को रोशनी देने की उम्मीद के साथ आज़ा अतिया किए और सबके लिए एक तहरीक बन गए। विशाखापट्टनम की रहने वाली एक प्लांट्स में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम के तौर पर काम कर रही एक खातून ने इस महीने की 20 तारीख को सड़क हादसे में सर पर शदीद चोट लगने के बाद उसे शहर के MGM 7 हिल्स अस्पताल में दाखिल कराया। सर में शदीद खून बह जाने की वजह से अस्पताल की मेडिकल टीम को उनको बचाने की सख्त मेहनत के बावजूद तिब्बी टीम ने पीर को उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें ब्रेन डेड करार दे दिया। बादसी मेडिकल टीम ने उनके लिवाहिकीन और रिश्तेदारों को आज़ा अतिया करने के बारे में आगाह किया। लिवाहिकीन की जानिब से आज़ा अतिया करने पर रजामंदी के बाद ब्रेन डेड शख्स से जिगर, गुर्दे और दीगर चीज़ों को मिलाकर 4 लोगों की जान बचाई गई। మన విశాఖపట్నం నగరంలో MGM 7 హిల్స్ హాస్పిటల్లో విజయవంతంగా మొదటిసారిగా లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ జరిగింది. లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ మరియు కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. ఇది ఈ హాస్పిటల్కి మన నగరానికి గర్వకారణం. ఎందుకంటే లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ మరియు కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జటిలమైన ఆపరేషన్, ऑर्गन रिजेक्शन, इन्फेक्शन। कोलंबिया के फिजाइया का एक तैयारा मुल्क के जुनूब में गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 66 अफराद हलाक हो गए। फिजाइया के कमांडर ने बताया कि जहाज में 114 फौजी ओहदेदार और 11 अमले के अरकान सवार थे। उन्होंने बताया कि तैयारे के मलबे से 48 अफराद को जख्मी हालत में निकाला गया, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हेडलाइंस उर्दू में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।